नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, जिसमें लोधी वंश पढ़ रहे थे हम। बहलोल लोधी उसमें हो चुका है। आज हम बात करेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। सिकंदर लोधी का शासन 1489 से 1517 ईस्वी तक रहता है। और इसको निज़ाम शाह, निज़ाम खां, ये इसके मूल नाम थे। सिकंदर लोधी का शासक के रूप में नाम है। इसको बिना दाढ़ी वाला सुल्तान भी कहा गया है। कभी अगर ऐसी चीज़ें पूछ ले, हालांकि ये इस टाइप की चीज़ें पूछी नहीं जाती है, लेकिन ये इसमें कुछ अलग है, तो इसको बिना दाढ़ी वाला सुल्तान कहा गया है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि निज़ाम शाह, निज़ाम खां इसका मूल नाम है। 1489 से 1517 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को स्थापित किया और अपनी राजधानी को आगरा बनाया। अभी तक क्या है कि दिल्ली, लाहौर इस तरह से राजधानियाँ रही है। अब इसने नया शहर बसाया आगरा। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना करता है यमुना किनारे। और 1506 में कंप्लीट होता है और उसको अपनी राजधानी बना देता है। 1504 में आगरा की स्थापना करता है और 1506 में इसे राजधानी बना लेता है। क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि आगरा को राजधानी अकबर ने बनाया था या शाहजहां ने बनाया था, तो मुगल काल में चले जाता है, लेकिन आगरा की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने करी है और इसको सबसे पहले राजधानी भी सिकंदर लोदी ने बनाया। और आगरा को राजधानी बनाने का इसका जो मूल उद्देश्य ये था कि एक तो जो राजस्थान में जो शासक थे उन पर नियंत्रण करना, और दूसरा ये था कि व्यापारिक मार्गों पर भी नियंत्रण स्थापित कर सके ठीक से। इन दो उद्देश्यों के साथ इसने आगरा को स्थापित किया था, ताकि एक दिल्ली को अगर देखोगे तो वो थोड़ा सा राजस्थान से और जो बाकी जो भारत वाला हिस्सा है इससे थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो पूरे भारत के व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित करने के लिए, पूरा भारत से मतलब ये है कि जहाँ जहाँ तक दिल्ली सल्तनत का शासन है उनके व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित करना और राजस्थान के शासकों को भी नियंत्रित करना, दोनों उद्देश्य को एक साथ पूरा करना था। इस उद्देश्य से उसने आगरा की स्थापना करी। इसके अलावा राजधानी तो बदल ली इन्होंने व्यापारी और शासकों पर निगरानी रखने के लिए, लेकिन उन पर निगरानी व्यवस्थित रहे इसके लिए इसने गुप्तचर व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया। ये कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था अगर किसी की है तो वो सिकंदर लोदी की थी। और उसमें ये कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के गुप्तचर भूत प्रेत हैं। मतलब किसी को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर कोई गुप्तचर है या कोई व्यक्ति गुप्तचर है, इस तरह से। तो सबसे मजबूत गुप्तचर व्यवस्था सिकंदर लोदी के शासनकाल में रही। व्यापार को मजबूत करने के लिए इसने जो अनाज होता है, खाद्यान्न, उस पर से चुंगी कर समाप्त कर दिया। जकात को भी इसने समाप्त कर दिया। और कुछ व्यापारिक प्रतिबंध लगे हुए थे कि आप इन चीज़ों का व्यापार नहीं कर सकते हो, इस तरह के व्यापारिक प्रतिबंधों को भी इसने हटा दिया। कुल मिलाकर यह है कि इसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए, और इन कार्यों में उसने चुंगी और जकात को समाप्त करने का काम किया है। इसके अलावा इसने लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की। लेखा परीक्षण मतलब हिसाब किताब चेक करवाने की। बहलोल लोदी के कार्यकाल में हमने देखा है कि वो जो अमीर लोग थे उनसे किसी तरह का हिसाब किताब नहीं लेता था कि आपकी जागीर में क्या चल रहा है, कितनी आप कह सकते हो कि राजस्व प्राप्त हुआ है, कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, कितना खर्च हुआ है, कितना बचा हुआ है, आपने राजकोष में कितना जमा कराया। इन चीज़ों की बहलोल लोदी कोई जांच नहीं करवाता था, लेकिन सिकंदर लोदी ने इनकी जांच करवाई। और अगर इसमें कुछ गड़बड़ी मिलती है तो उसने जो अमीर वर्ग था उनको दंडित भी किया है। इसके लिए इसने लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत करी है।
सिकंदर लोदी ने। खेती के विकास के लिए इसने महसूल कर को समाप्त कर दिया। जो बिक्री कर होता है कृषि उपजों पर, उसको समाप्त कर दिया। और तांबे का टंका इसने जारी किया है। अभी तक टंके को हमने देखा है कि वो चांदी के होते थे। चांदी के टंके के स्थान पर इसने तांबे का टंका चलाया। हालांकि इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी जो उन्होंने टोकन करेंसी चालू करी थी वो तांबे या कांसे की थी। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टंका जारी किया था वो तांबे का था या कांसे का था। लेकिन उसने भी तांबे का टंका जारी किया था, लेकिन उसको वापस लेना पड़ा। सिकंदर लोदी ने औपचारिक रूप से टंके को तांबे मुद्रा में जारी किया था। सिकंदर लोदी की अगर आप व्यक्तिगत रूप से अगर देखोगे तो ये कवि भी था, फारसी में कविताएं लिखता था। गुलरुखी नाम से इसकी कविताओं का संकलन भी है। गुलरुखी के नाम से वो फारसी में कविताएं लिखता था। गुलरुखी फारसी में लिखता था, इसका भी ध्यान रखना क्योंकि कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सेट की परीक्षाओं में, खासकर मध्य प्रदेश में, कि ये पुस्तक किस भाषा में लिखी हुई है। तो कुछ खास किताब है और कोई विशेष शासकों द्वारा लिखी गई है या किसी खास इतिहासकार, समकालीन इतिहासकार द्वारा लिखी गई है तो उनके बारे में ध्यान रखना है ये किस भाषा में। जैसे पिछली बार पूछा गया था कृष्णदेवराय की जो पुस्तक है अमुक्त माल्यादि, उनकी पुस्तक है, उनके बारे में शायद पूछा गया था कि ये किस भाषा में। तो शासकों द्वारा अगर कोई किताब लिखी हुई है उनकी भाषा का भी ध्यान रखना है कि ये किस भाषा में लिखी हुई है। इसके समय में एक संगीत की एक पुस्तक की रचना हुई है, लज्जत ए सिकंदरी। इस चीज़ का ध्यान रखना कि लज्जत ए सिकंदरी इसके समय हुई है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये काय की पुस्तक है। ये ध्यान रखना कि यह संगीत की पुस्तक है। सिकंदर लोदी खुद शहनाई सुनने का शौकीन था। सिकंदर लोदी के राजत्व की अगर बात करेंगे तो इसका राजत्व बहलोल लोदी के राजत्व से कुछ अलग था। बहलोल लोदी का राजत्व हमने देखा है कि सभी अमीर वर्ग और जो बहलोल लोदी जो सुल्तान था इनमें समानता थी और समान में प्रथम की नीति का ये पालन करते थे या सिद्धांत का पालन करते थे। लेकिन सिकंदर लोदी ने राजत्व को मजबूत किया। इसके राजत्व का मूल उद्देश्य ये था कि सुल्तान की शक्ति श्रेष्ठ रहे या सुल्तान शक्तिशाली रहे। इसके लिए इसने अमीर वर्ग की शक्ति को कंट्रोल किया है। और जो बहलोल लोदी था उसने क्या किया, अमीरों को बहुत सारी छूट दे रखी थी। तो बहलोल लोदी के कार्य के विपरीत या उसके राजत्व के विपरीत इसने एक तो क्या किया कि दरबार में सिंहासन पे बैठना प्रारंभ किया। सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी नीचे गलीचे पर बैठता था। इसने अफगान अमीरों के जागीरों की जांच करवाई और अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो यह दंड भी देता था। दंड भी इसके छोटे मोटे नहीं होते थे, बहुत ही सख्त शासक था ये। सिकंदर लोदी, इसके जो अफगान अमीर होते थे ये अपनी उपस्थिति में सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उनको मजबूर किया था इसने कि आपको शासक का सम्मान करना चाहिए। जो अगर अनुशासनहीनता अगर किसी ने की है तो ऐसी स्थिति में ये अमीरों को दंड भी देता था। एक बार जब ये चौगान खेल रहा था उस समय दो अफगान अमीर इसके सामने झगड़ा करने लगे। इसके लिए उसने उनको कोड़ों से पिटवाया था। ये वाकया तारीख दाऊदी में लिखा हुआ है। अब्दुल्ला खान की जो पुस्तक है तारीख दाऊदी, उसमें उसने लिखा है कि संभल में ये जब चौगान खेल रहा था तो दो अफगान अमीर इसके सामने लड़ने लगे तो इसने उनको कोड़ों से पिटवाया था। क्यों? क्योंकि सुल्तान के सामने आप अनुशासनहीनता कर रहे हो और ये एक तरह से सुल्तान की इंसल्ट है। उसके लिए ये सख्त दंड देता था अमीरों को। इसने जो प्रांतों में जो गवर्नर होते थे उनको एक फरमान जारी किया, उनके लिए एक आदेश दिया कि जो शाही फरमान होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको राजधानी से 6 कोस आगे आना होगा।
मतलब जो राजधानी है वहाँ से 6 कोस आगे आकर के आपको शाही फरमान प्राप्त करना है, और जब तक वो फरमान पढ़ा जाता है तब तक अमीर को खड़ा रहना है। ये इसने प्रांत के गवर्नरों के लिए एक आदेश जारी किया था। बहलोल लोदी का अगर अपने अफगान सरदारों के प्रति व्यवहार देखोगे तो उसमें समानता का सिद्धांत था, लेकिन सिकंदर लोदी ने उन पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया। अब जो बहलोल लोदी था उसके और सिकंदर लोदी के राजत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सिकंदर लोदी कहता है कि यदि मैं किसी अपने गुलाम को पालकी पर बिठा दूं और अपने किसी सरदारों को आदेश दूं, तो मेरे आदेश पर ये उस गुलाम की पालकी को अपने कंधे पर उठाकर ले जाएंगे। ये सिकंदर लोदी का कथन है कि ये जो सरदार है ये मेरे आदेश पर एक गुलाम को भी पालकी में बिठाकर अपने कंधे पर उठाकर ले जाएंगे पालकी। सिकंदर लोदी फेमस था अपनी धार्मिक नीति के कारण। कट्टर मुस्लिम था और धर्मांध व्यक्ति था। इसने एक तो हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू किया, तीर्थ यात्रा कर वसूल किया, और एक ब्राह्मण को इसने इसलिए जिंदा जलवा दिया क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू धर्म और जो इस्लाम धर्म है ये दोनों समान है। बोधन उसका नाम था, तो बोधन ब्राह्मण को इसने हिंदू मुसलमान धर्म को समान बताने के कारण जिंदा जलवा दिया था सिकंदर लोदी ने। ज्वालामुखी मंदिर की इसने मूर्ति को तोड़वा दिया, वहां पर आक्रमण किया था तो मंदिर को लूटा और मूर्ति को तोड़ दिया, और उस मूर्ति के जो टुकड़े थे उनको मांस तोलने के लिए बाट के रूप में प्रयोग करवाया। और जब उसने इस तरह की हरकतें की, मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को तोड़ने, तीर्थ यात्रियों को नुकसान पहुंचाना, इस तरह के काम किए, तो एक उलेमा थे, मलिक उल उलमा मौलाना अब्दुल अजोधनी उनका नाम है। तो मौलाना अब्दुल अजोधनी ने उसको हिंदुओं की इस धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप करने से रोका है कि आप जो हिंदू है उनके मंदिरों को न तोड़े, उनकी तीर्थ यात्राओं को बाधित न करें। ये मौलाना अब्दुल अजोधनी ने इसको ऐसे करने से रोका था। इसके अलावा इसने मुहर्रम पर ताजिया निकालना बंद करवा दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि ये इस्लाम के खिलाफ है। मुस्लिम महिलाओं को पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने से रोक लगवा दी थी इसने। इसने हिंदुओं को यमुना नदी के घाट पर स्नान करने पर प्रतिबंध लगवा दिया था। इस तरह से इसने कुछ काम किए जो इसको कट्टर मुस्लिम के शासक के रूप में स्थापित करते हैं। और इसकी कट्टरता का एक कारण ये भी बताया जाता है कि इसकी माँ हिंदू थी। और ज़्यादातर अगर आप शासकों को देखोगे, मुस्लिम शासकों को, तो इनकी माताएं, जिनकी माताएं हिंदू रही है, वो बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम शासक बने हैं। इसके अगर और कार्यों को देखोगे तो भूमि नाप के लिए इसने एक नया पैमाना जारी किया था जिसको गजे सिकंदरी कहा गया है। गज ए सिकंदरी 32 इंच का ये था। बत्तीस 32 इंच का ये पैमाना था जिसको गजे सिकंदरी कहा गया। 32 इंच या 39 उंगली भी आ सकता है। दोनों में से कुछ भी आ जाए, क्योंकि कई बार एमपीपीएससी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर सेट की परीक्षाओं में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। पिछली बार इनका एक प्रश्न आया था, किसी ग्रंथ के बारे में कहा गया था कि इसमें कितने प्रकार के व्यवसाय के बारे में बताया गया है। तो ऐसी चीज़ें भी वो कई बार पूछ लेते हैं। ये जो गजे सिकंदरी था ये आगे मुगल काल तक चलता रहता है। लगभग 1586 ईस्वी तक गजे सिकंदरी चलता है। इसके बाद अकबर गज ए इलाही पैमाना जारी करता है। सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेद का ग्रंथ था जिसको फारसी में अनुवाद करवाया, बहरंगे सिकंदरी के नाम से। बहरंगे सिकंदरी भी कहते हैं इसको, और तिब्ब ए सिकंदरी भी कहते हैं। बहरंगे सिकंदरी या तिब्ब ए सिकंदरी। इसके लिए इसने अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी और उस अनुवाद विभाग में ही इसका
फारसी में अनुवाद हुआ था, आयुर्वेदिक ग्रंथ था ये। और इसको जो अनुवादित किया था वो इसका वजीर ही था, मियाँ भुआ उसका नाम था। तो मियाँ भुआ ने इसको सिकंदरी, ये जो फहरंगे सिकंदरी है, इसकी रचना करी, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो। ट्रांसलेशन है, इसकी शुद्ध रचना नहीं है, दूसरे ग्रंथ का अनुवाद है ये फहरंगे सिकंदरी। इसने मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए ईरान से कुछ विद्वानों को बुलाया था भारत में। शेख अब्दुल्ला, शेख अजीजुद्दीन, इनको भारत आमंत्रित किया था इसने। और रफ़ीउद्दीन शिराजी, ये भी ईरान के थे और ये सिकंदर लोदी के दरबार में रहता था ये। सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है कि जब ये अपने कपड़े बदलता है या जो इसका बिस्तर होता है उसको बेचा जाता था, उससे जो धन प्राप्त होता था उस धन को अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में उस धन को दिया जाता था। मतलब उससे जो आय प्राप्त होती है उसके कपड़े बेचने से और बिस्तर बेचने से, उस धन को ये लड़कियों को दहेज के रूप में देता था, जो अनाथ मुस्लिम लड़कियां होती थी उनको। इसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण होती है। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है आगरा में। गले में इसको कैंसर जैसी एक बीमारी होती है, उससे इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु इसकी आगरा में होती है, लेकिन इसका जो मकबरा है सिकंदर लोदी का वो दिल्ली में है, शेरपुर, दिल्ली में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसकी मृत्यु आगरा में होती है लेकिन इसको दफनाया दिल्ली में जाता है। इसके बाद इब्राहिम लोदी शासक बनता है 1517 ईस्वी में, सिकंदर लोदी के बाद। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी शासक बनता है। 1517 में ये शासक बनता है और 1526 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। इसके बाद पानीपत की लड़ाई होती है तो बाबर से ये हार जाता है और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है इब्राहिम की भी। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है, खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध या घटोली का युद्ध भी कहते हैं। मेवाड़ के राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के सेनापति मियाँ माखन के नेतृत्व में जो इब्राहिम लोदी की सेना थी उसको 1518 ईस्वी में बाड़ी, जो कि धौलपुर में है, वहां पर पराजित किया था। तो जो जो खतौली का युद्ध था इसमें राणा सांगा इब्राहिम लोदी से जीते थे। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी ये, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होती है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है बाबर से और युद्ध के मैदान में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ में ग्वालियर का शासक विक्रमजीत भी युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। विक्रमजीत को इब्राहिम लोदी हरा करके अपने अधीन करता है। तो जब ये युद्ध होता है पानीपत का पहला युद्ध, में विक्रमजीत इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत दोनों मारे जाते हैं। एक किताब है तारीख ए जहानी, उसमें ये उल्लेख मिलता है कि युद्ध के मैदान में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी। ये किताब लिखी है नियामत उल्लाह ने। तो नियामत उल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। पहला तो ठीक है, एकमात्र भी कह सकते हो आप, क्योंकि इसके बाद तो दिल्ली सल्तनत ही समाप्त हो जाती है। ये जो तारीख जहानी है ये अफगानों का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। इसकी मृत्यु के बाद बाबर इसका मकबरा बनवाता है पानीपत में, इब्राहिम लोदी का। इस तरह से जब ये इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है
तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। इसके बाद मुगल शासन चालू होता है। बाबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और जो दिल्ली सल्तनत है उसको समाप्त कर देता है और मुगल सल्तनत प्रारंभ होती है। बाबर इसको कंजूस कहता है, इब्राहिम लोदी को। छोटा सा फैक्ट है लेकिन ये पूछ लिया जाता है। इब्राहिम लोदी के शासन के बारे में कहा जाता है कि उसका कहना था कि राजा का कोई सगा संबंध नहीं होता है, सब उसके लिए एक समान होता है। जो सुल्तान होता है, जो चाहे वो अमीर वर्ग हो, राजा के रिश्तेदार हो, सभी उसकी प्रजा है, उसके लिए कोई सगा नहीं होता है। पानीपत की लड़ाई के बारे में कहा जाता है कि इस लड़ाई के लिए जो बाबर है उसको भारत आने के लिए दौलत खां लोधी ने आमंत्रित किया था, और ये दौलत खां लोधी पंजाब का गवर्नर था उस टाइम पे। ये भी कहा जाता है कि इस दौलत खां लोधी ने इसको बुलाया था भारत। पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी, इसने बाबर को कहा कि आप भारत आकर आक्रमण करो। तो ये था सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, और इस प्रकार ये लोधी वंश यहाँ पर समाप्त होता है, और लोधी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद आता है मुगल शासन। लेकिन मुगल शासन प्रारंभ करने से पहले हमने अभी तक पढ़ा है दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में। तो आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरह से थी, धार्मिक व्यवस्थाएं किस तरह से थी, कला, संस्कृति, स्थापत्य कला, ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लासों में देखेंगे। खाली शासकों के बारे में ही हमने पढ़ा है। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था, सैनिक व्यवस्था कैसी थी, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, स्थापत्य कला, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लासों में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।